x is equal to 3 fx is equal to limit x tending to 3 minus fx is equal to limit h tending to 0। क्या होता है कि x टेंडिंग टू 3 माइनस है, यहाँ पर आप अगले स्टेप में करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 3 माइनस इधर आ जाता है f 3 माइनस h, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर h टेंडिंग 0 लेके सब में हाँ h टेंडिंग टू 0 आएगा हमेशा। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, पर मैं सोचता हूँ कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने h को 3 लिया, h टेंडिंग टू 0 कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, तो इधर तो आ जाएगा 100 माइनस h और इधर आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। अब आप ये समझिए इसका मतलब क्या है, x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब क्या है कि x 3 से मामूली सा छोटा होगा, x 3 से मामूली सा छोटा होगा। मामूली सा छोटा मतलब कितना, ये 3 में से कोई बहुत छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इतना छोटा, 3 में से बहुत छोटी सी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी हमने तो 2.9999 आ गया, ठीक है। वो जो बहुत छोटी सी टर्म है वो क्या है, वो टेंडिंग टू 0 है, वो बहुत छोटी सी टर्म ही h है। तो इसका मतलब ये है जो मैंने बोला आपको कि 3 में से कुछ बहुत मामूली सी टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है, और वो मामूली सी टर्म कितनी है, लगभग 0 के बराबर। उसके बाद देखिएगा कि जब x 3 से छोटा था तो मैं उसके लिए लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फिर हमें क्या लेना है, fx की वैल्यू x + 1, तो x की जगह 3 माइनस h आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस h + 1, और 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 माइनस h। अब h की जगह आप 0 डाल दीजिए तो रिजल्ट इज 4, और RHL तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, वो तो 4 के इक्वल है, तो LHL और RHL दोनों 4 के इक्वल है, तो इसका आंसर 4 है, ठीक है। RHL कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, RHL को सीधा लिख दीजिए, RHL at x is equal to 3 fx is equal to 4, therefore limit x tending to 3 fx is equal to 4। तो जब LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट x tending to 3 fx is equal to 4, एक तो ये हुआ। उसके बाद 9th में भी यही करा होगा, 11th है या 12th है, 11th तो वही है NCERT वाला, 12th वाला लिमिट x tending to 1 प्लस जिसमें दे रखा है ना, इसमें डायरेक्ट 1 प्लस निकालनी है, अभी बताता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, सर कितना बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो बोल रहे हैं फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये ऐसे हो गया जैसे ये 3 माइनस था, मतलब ये RHL पूछ रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है वो कुछ दे नहीं रखी है इन्होंने, फंक्शन की वैल्यू इसका मतलब यही है जो आगे लिखा हुआ है ना 1 अपॉन x माइनस 1, यही फंक्शन की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और फिर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए कि ये करने से पहले ना एक काम करिए, ऐसे करना है इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ही लिखो दोबारा, और यहाँ लिख दो fx, where fx is equal to 1 upon x minus 1, fx 1 upon x minus 1 है। भाई हम यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस या 1 माइनस जो भी कुछ लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में या राइट हैंड लिमिट में, तो उसके आगे तो यहाँ पर fx लिखा जाता है, तो वो चीज़ इन्होंने लिख कर दे रखी है, तो fx को अलग से ना देकर इसी में दे दिया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये fx की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और fx में x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, तो अब h की जगह 0 डालेंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है इन्फिनिटी। 12th का आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए, 12th का आंसर इन्फिनिटी है, तो ठीक है, निकाला के LHL
आर एच एल है क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस है, अगर 1 माइनस होता तो फिर ये आर एच एल। ये बस ये तीन थे। और डेरिवेटिव्स में एक देखो। दो और सर इसमें क्या करना है 13th क्वेश्चन में इवैल्यूएट द फॉलोइंग वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, मतलब सिर्फ आर एच एल निकालना है। अच्छा अच्छा इधर 2 माइनस मतलब सिर्फ आर एच एल निकालना है। तो वन साइडेड लिमिट मतलब सिर्फ एक तरफ वाली लिमिट निकालना है। तो भाई अब दिखाओ जरा कौन सा था मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19 सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बस कैलकुलेट करने में। तो देखिएगा ये मिसलेनियस है, सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में the ratio of the AM and GM of two positive numbers A and B is m:n। तो ratio of the AM and GM, AM और GM क्या होता है, arithmetic mean और geometric mean। तो the ratio of AM and GM of two positive numbers A and B is m:n। तो सबसे पहले आप ये करें कि AM of A and B, A और B का AM क्या हो जाएगा, arithmetic mean क्या हो जाएगा, A plus B अपॉन 2। अगर कोई भी दो नंबर्स का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तो दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उसका एवरेज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जीएम निकालेंगे, जीएम ऑफ ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल दिया। हम वो बोल रहे हैं कि इनका जो रेशो है ना, द रेशो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m:n। तो गिवन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का रेशियो दे रखा है m:n, ये दे रखा है। अब इनकी वैल्यू डालो, तो am की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी अपॉन 2 और gm की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी अपॉन 1 इज इक्वल टू m अपॉन n। ये हो गया। तो इसमें क्या करिए, इसमें जो अब मेरे को निकालना क्या है, अब मुझे प्रूव क्या करना है इसमें कि a इज टू b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज टू m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये है। तो इसको पहले लिख लीजिए, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया a प्लस बी इंटू 1 और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n। ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर एक बार ये लिख लीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव क्या करना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। टू प्रूव ए इज टू बी यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो मतलब कैसे भी करके ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए पहले तो ये अंडर रूट परेशान कर रहा है, पहले तो इसको ठीक करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर करो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो गया और अंडर रूट ए बी का स्क्वायर क्या हो गया, ए बी हो गया, इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ है a प्लस बी बाई 2 और अंडर रूट ए बी, a प्लस बी बाई 2 और अंडर रूट ए बी। इसमें या तो इस तरीके से हम लेकर चलते हैं, ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालनी है किसी को, फिर उनका रेशो ले लेना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे तो हमारे पास प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। जितना हमने करा है ना, ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए आप, यहाँ तक जो हमने सॉल्व करा है। अच्छा, am जो है, am की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 है और gm की वैल्यू रूट ए बी है। यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ कि an और gm का रेशो n/n है, तो जब किसी का नंबर किसी का रेशो दे रखा होता है तो इसका मतलब उसमें कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई होती है। एक तो वो लॉजिक ले सकता हूँ कि मैं em को ले लूँ mx और gm को ले लूँ nx, वो करके कर लूँ, है ना। लेकिन उससे भी हुआ है ना, ए और बी का रेशो निकालना है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 तक मैंने यहाँ तक करके छोड़ दिया। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है ए, इसको अरिथमेटिक मीन को ए बोल दीजिए, तो ए मेरे पास हो गया ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन को जी बोल दीजिए, तो जी हो गया अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू और जी की वैल्यू हो गई। अच्छा, उसके बाद हम इसमें काम करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा ए प्लस जी। मान लो ए प्लस जी हम करते हैं ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट ए बी हो जाएगा, तो ये। अच्छा, और प्रूव करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि m की वैल्यू डाली जाए और n की वैल्यू डाली जाए, है ना।
और सीधा सीधा ए बी के बराबर प्रूव कर दिया गया। एक तरीका ये है, एक काम करो, ये जैसे ना हमारे पास इधर m है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कि since m अपॉन n इज इक्वल टू am अपॉन gm ना बोलकर शॉर्ट में a अपॉन g बोल दो इसको, बस a अपॉन g बोल दो। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि m को तो इधर ही रहने दो, ठीक है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि m को अगर इधर रहने दिया, मैं m कॉमन ले सकता हूँ, n अपॉन m मेरे पास आ जाएगा g अपॉन a ना, ये m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो जो ये चीज़ है ना, इस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ना a और b की वैल्यू चाहिए, a और b का रेशो निकालना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू ये चीज़ आ जानी चाहिए। तो आप ये समझो कि इसको करने पर ये m प्लस अंडर रूट ये टर्म आ जाएगी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ से आगे बढ़ने में अटक रहा हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जब मुझे m अपॉन n का रेशियो ये दे ही रखा है, जो ये चीज़ गिवन है, मैं इसको अलग तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बड़े वाला टर्म है ना, कभी भी हमें जब प्रूव करना होता है तो छोटी टर्म को एक्सपेंड करके बड़ा नहीं बनाया जा सकता। हाँ, बड़े को सिंप्लीफाई करके छोटे में जरूर कन्वर्ट करा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये ऊपर भी m है, नीचे भी m है, और इधर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो ये मैं RHS लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ये m दे रखा है, ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट के अंदर ही आप m स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आपने m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसका मतलब आप दोनों टर्म्स को m स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो m स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये समझ में आ गया, ठीक है। m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ये बचा, ठीक है। ऐसे ही अपॉन में m माइनस अंडर रूट, अब इधर भी m स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, वही 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये हो गया। ये करने से फिर आगे चल रहा हूँ मैं उस तरफ, अब ये करने से क्या होगा, अंडर रूट के अंदर मैंने m स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो रूट के बाहर अगर ये m हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, m प्लस m और अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, ठीक। ऐसे यहाँ से भी m स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर लेंगे तो m बन जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस m अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इधर भी m है, इधर भी m है, न्यूमरेटर में से ले लो m कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर को लिखो n अपॉन m का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो गया n अपॉन m का होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी m ले लो कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस n अपॉन m का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। इधर m से ही m कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि m अपॉन n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो इन्होंने गिवन कंडीशन दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन 1, m अपॉन n ये है, तो n अपॉन m क्या होगा, 2 रूट ab अपॉन a प्लस b, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस n अपॉन m का होल स्क्वायर, यानी कि 2 रूट ab अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया n अपॉन m का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट ab अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट, ये हो गया 2 रूट ab, यानी कि 4 और अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो वो ab आ जाएगा सीधा सीधा, तो 1 माइनस 4ab अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको अभी नीचे एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट ए बी का स्क्वायर ए बी, तो 4 ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए अंडर रूट के अंदर। इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट, अब एलसीएम ले लीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट, तो कट जाना चाहिए था। हेलो, हाँ बिल्कुल, ओके। बड़ा अच्छा गार्ड बैठा हुआ है, एक लड़का आता है उसका नाम भी अक्षत है, अभी 12th में आएगा, तो कह रहे हैं अक्षत जी आए हुए हैं, क्या इन्हें भेज दूँ, जी लगा कर बात कर। चलिए जी, अब देखिएगा 1 माइनस अंडर रूट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये हो गया, और अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, और अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू नहीं रहती, स्क्वायर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ऊपर एलसीएम लीजिए तो ए प्लस बी इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे डिनोमिनेटर में ले लीजिए तो ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, मतलब माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और अपॉन ए प्लस बी। अब जरा देखो, जब न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर ए प्लस बी और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ए प्लस बी, तो कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ए प्लस ए 2a माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, नीचे क्या बचा है बी प्लस बी 2b, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया ए अपॉन बी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, मुझे लगता है जो अटके होगे वो इस वजह से अटके होगे कि तुम भी यही लेकर चलोगे LHS, ये लेकर अगर चलेंगे तो पक्का अटक जाओगे, कहीं ना कहीं ऐसे फंसोगे कि वो अंडर रूट वगैरह वो आएगा ही नहीं। ठीक है ना,
तो इस वजह से जब दिखाई दे कि भाई हमारे पास बड़ा एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना है, तो बड़े एक्सप्रेशन को लेकर चलो, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा तुम्हारा पावनी, कौन सा डाउट? 9.3 का 9.3 का कौन सा? 27 9.3 का क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन शायद हमने करा था या पता नहीं यही करा था, चलो कोई बात नहीं, ये वाला देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सरसाइज 9.3 का। इनके क्वेश्चन लेकर आ रहे हो डाउट, ये भी स्टैंडर्ड का है। चलिए अब जरा देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ प्रूव कुछ नहीं करना। ये बता दूँ, कर लिया नोट इधर वाला? उन्होंने ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 27 है। तो एज पर क्वेश्चन a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब ये उन्होंने दे रखा है कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। अब क्या करें, ये जो a की पावर n प्लस वन है इसको ऐसे ही रहने दो, a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन, ठीक है। और इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस b की पावर m और इंटू अंडर रूट ए बी इंटू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए बी, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n और अंडर रूट ए बी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अंडर रूट ए का मतलब हो गया a की पावर 1/2 और अंडर रूट बी का मतलब हो गया b की पावर 1/2, ठीक है। अब क्या करो, इसको पहले इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, जब a की पावर n इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ये हो गया।
उसके बाद फिर b की पावर n इधर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस b की पावर n इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, ये हो गया। यहाँ से क्या कहेंगे कि जब हमारा बेस सेम है तो पावर्स जो है वो एड अप हो जाएंगी, तो a की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये करें a की पावर n, ना ये मत करो, ऐसे ही रहने दो इसको खोलते हैं। जैसे ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये ना करके इसको ऐसा करेंगे a की पावर n इंटू a की पावर 1, ठीक है, तभी तो a की पावर n प्लस 1 हुआ होगा, और ये b की पावर n इंटू b की पावर 1, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि इधर वाला सारा का सारा ऐसे ही लिख देंगे, a की पावर n, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। अब आप क्या करें कि इधर a की पावर n वाला एक ही टर्म है, ये वाला जो टर्म, इसको इधर ले आओ, और इधर b की पावर n वाला एक ही टर्म है, इसको उधर ले जाओ। मतलब a की पावर n वाले टर्म्स इधर रखो और b की पावर n वाले टर्म्स उधर रखो। तो इस वाले टर्म को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर 1 माइनस a की पावर n इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, ये हो गया, इज इक्वल टू b की पावर n इंटू a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 माइनस b की पावर n इंटू b की पावर 1। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या करो, a की पावर n निकाल लो कॉमन, तो a की पावर n आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, a माइनस a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, रूट a भी बोल दूँ सीधा, a माइनस रूट a भी बोल दूँ, ठीक है। ऐसे ही इधर अगर मैंने b की पावर n कॉमन ले लिया, अभी ऐसे ही कहूँ a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, अभी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इधर b की पावर n कॉमन लिया, तो इधर बचेगा a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1। अब इस b की पावर n को नीचे ले आओ, a की पावर n अपॉन b की पावर n, इसको नीचे ले आए, मतलब n वाले सारे एक तरफ ले आए हैं, और इसको उधर ले जाओ। और इधर मैं ये कहूँगा कि जब ये b की पावर 1/2 है, यानी कि रूट b है, और ये b की पावर 1 है, तो रूट भी कॉमन लिया जा सकता है। हमने क्या करा कि रूट b कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, रूट a, और यहाँ क्या बचा, माइनस रूट b। ये समझ गए। अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा, तो इसमें भी आप ये देखिए कि b की पावर 1/2 यानी कि रूट b है, और यहाँ पर a है, a का मतलब क्या है, रूट a का स्क्वायर है, तो रूट a कॉमन ले लूँगा, रूट a कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, रूट a, और रूट a यही तो है, a की पावर 1/2, रूट a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, रूट b बचा। समझ गए, पक्का, बताओ भाई, नॉट क्लियर? यस सर। अभी रूट a माइनस रूट b से रूट a माइनस रूट b कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ हो ही गया। देखो ये a की पावर n अपॉन b की पावर n है, तो ये हो गया a अपॉन b की होल पावर n, और ये है रूट b अपॉन रूट a, ठीक है। तो इसका मतलब है b की पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/2। तो कंपेयर तो तब तक नहीं होगा जब तक a ऊपर और b नीचे नहीं आ जाता। तो a को ऊपर ले जाओ, a को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, a की पावर -1/2, और b को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, b की पावर -1/2। तो a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की होल पावर -1/2। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या हो गई, -1/2, n की वैल्यू ये होगी। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, यही आ रहा है आंसर 27 9.3 का। ये -1/2।
चलिए जी, और इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। 13.2 के क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड 13.2 का फोर्थ का सेकंड पार्ट, जी फोर्थ का अरे करवाया तो था ये, नहीं करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन चलो सेकंड देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो जो 4 का सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, देखिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो एफ एक्स दिया है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो जब टर्म्स हैं, दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार एक फंक्शन एज इट इज, मतलब x माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू प्लस, सर पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल, चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होता है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब जहाँ जहाँ पर x है, एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस एच डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एफ एक्स क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और अपॉन में h। ठीक है, अब एक्सपेंड करना शुरू करो। बस एक्सपेंशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी सारी टर्म्स में कट जाएंगी, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू एच क्या हो गया, एक्स एच, फिर x इंटू माइनस टू हो गया माइनस टू एक्स, फिर h इंटू एक्स ये अगेन एक्स एच, फिर h इंटू एच इज एक्स स्क्वायर, फिर h इंटू माइनस टू इज माइनस टू एच, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस वन इंटू एच इज माइनस एच, माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस का टू, ये हो गया। फिर इसी तरीके से अभी माइनस लगाएंगे क्योंकि पहले एक्सपेंड करूँगा, नहीं तो गलती हो सकती है। तो माइनस लगाकर फिर एक ब्रैकेट लगा देना, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स और माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस का टू। अब ये नीचे वाला जो है इस पूरे को मैं मिटा दूँ। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ कर पाएंगे, डिनोमिनेटर में तो h है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस टू एक्स प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस एक्स माइनस एच, प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कट गया और प्लस का एक्स और माइनस एक्स कट गया। अब जितनी भी टर्म्स बची है ना, सभी टर्म्स में h जरूर आ रहा है और नीचे h है डिनोमिनेटर में, तो उससे h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि डिनोमिनेटर में h है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मैंने न्यूमरेटर में h ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा x, इधर भी x, इधर h, ठीक है, और यहाँ पर बचा माइनस टू
यहाँ पर बचा -1 और बस इतना ही अपॉन में h। अब h से h कैंसिल आउट हो गया। अब h जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 0 डाल दो, तो x प्लस x कितना आ गया 2x और -3 और h की जगह 0, तो ये इसका आंसर है 2x -3। ठीक है, बताओ। सर ये डेरिवेटिव में उसका ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? बताओ। यहाँ पे देखो cos x at x equals to 0, अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन 0 होगा, हाँ cos x का जो होता है ना डेरिवेटिव वो -sin x होता है। हाँ, माइनस साइन 0 -sin 0 0 ही है। 0 रहेगा। वही ऐसे यहाँ पे tan x में sec square 0, sec square तो उसका क्या होगा? sec 0 का होता है 1, तो sec square 0। अच्छा वही same है। एक बार 7 का थर्ड बता दो। 7 का थर्ड होता है एक्सरसाइज 30.1 जो डेरिवेटिव्स की है आरडी की। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। यहाँ हमें fx दे रखा है 2 cos x and x is equal to 5/2। fx is equal to 2 cos x और वो बोल रहे हैं कि x is equal to 5/2 पर आप इसका ये दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन, x is equal to 5/2 पर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे भाई, f डैश x, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 2, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो cos x है cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -sin x। ठीक है, तो ये हो गया -2 sin x, 2 × -sin x मतलब -2 sin x। और मुझे किस पर निकालना है 5/2 पर, तो अब x की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 5/2 डालनी है। तो -2 × sin π/2, sin π/2 इज 1, तो -2 × 1 मतलब -2। ये इसका और फोर्थ वाले में फोर्थ वाले में sin जो 2x क्या है? हाँ sin 2x है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेन रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो साइन है और उसके बाद 2x है, तो 2x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो fx is equal ट्रिग्नोमेट्री के to साथ लगेगा। हाँ sin 2x। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, f dash x is equal to sin का तो हो जाएगा cos 2x, फिर 2x को फर्दर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या पूछ रहे हैं कि at x is equal to π/2, x is equal to π/2 पर आपको बताना है। तो f dash π/2 क्या हो जाएगा cos 2 × π/2, और ये तो एक तरफ हुआ और ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 2 कट गया, cos π की वैल्यू होती है -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -2, इसका आंसर भी -2। दोनों का -2 आ गया। लीजिए, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। तो इस पे निकालनी है वाली x is equal to π/2। अच्छा, मैंने फ्राइडे का आपको फिजिक्स वाले बच्चों को बता रखा था कि फ्राइडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा, फ्राइडे मतलब परसों, सिर्फ ग्रेविटेशन की सिर्फ डेरिवेशंस करके आनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेक्शन में होगा हाँ कितने बजे होगा? टाइम वही रख लेते हैं 4:30 रख लेते हैं, है ना। उस दिन अच्छा 1 मिनट पर फ्राइडे वाले दिन तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी ना, तो 4:30 से 1 घंटा पहले आ जाओ, और अगर नहीं आ सकते तो 1 घंटा बाद आ जाओ। तो ठीक है, जिसको 3:30 कंफर्टेबल हो, मतलब जिसको लगे कि 1 घंटा पहले आना ठीक है वो 1 घंटा पहले आ जाओ, जिसको बाद में आना कंफर्टेबल है बाद में आ जाओ, जब आपको ठीक लगे वैसे आ जाओ। ठीक है भाई, मतलब मैथ्स की क्लास अपने टाइम पर ही होगी, वो जस्ट ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। थैंक यू। Thank you, sir.